हाँ, हेलो हेलो हेलो। आवाज ज्यादा आ रही है क्या? आवाज ज्यादा कैसे आ रही है? आवाज ज्यादा कैसे आ रही है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? बढ़ा दें क्या? थोड़ा बढ़ा दो यार। हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है? चलो ठीक ठीक है। ठीक है भाई। इसका वो कहाँ गया? कैप। अच्छा, केक लग गया क्या? उसको दूसरा भी तो होगा। इसमें मिलता है, इसके साथ तीन चार कैप होते हैं। नीचे होगा। लाइक चलिए ठीक है, देख लीजिए, अभी तो चल जाएगा। चलो भाई, कहां तक पढ़ाया था? आरएस तक पढ़ाया था क्या? आरएस इन वेज डैश पढ़ना होगा आपको, है ना? एक क्वेश्चन पहले फिशर का कर लेते हैं और फिर आरएस वेज डैश में चलते हैं। तो आरएस वेज डैश में हमने 4 लेटर पढ़ लिया था क्या? आरएस वेज डैश में हमने पढ़ा था अगर हॉरिजेंटल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर बोल देंगे। हॉरिजेंटल पे क्लॉकवाइज है तो एस, वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, और वर्टिकल पे क्लॉकवाइज है तो आर। बस यही था पूरे फिशर में, बस यही तो चल रहा था आरएस में। लिखो भाई, आरएस इन फिशर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में आपको सारे कार्बन का आरएस बताना है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। कल ऐसा नहीं किया था, दूसरा वाला था वो, बहुत पुराने जमाने में आया था। इसका आपको आरएस बताना है। सेकेंड कार्बन का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर का क्या है, फिफ्थ का क्या है, सिक्स का क्या है। 6 कायरल कार्बन दिख रहे हैं। 6 कायरल कार्बन का आपको बताना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। 6 कायरल कार्बन का आपको बनाना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। HARVAS। देखो, सबसे पहले वाले कायरल कार्बन पे जाते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या ऑक्सीजन को मिल जाएगी? प्रायोरिटी नंबर 2 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ओ ओ ओ दिख रहा है, और नीचे वाले पे मुझे ओ सी एच दिख रहा है। तो प्रायोरिटी नंबर 2 तो बेटा ऊपर चला गया। प्रायोरिटी नंबर 3 मेरे को यहां मिल जाएगा, और प्रायोरिटी नंबर 4 ये मिल गया। मुझे बताओ, हॉरिजेंटल पे है प्रायोरिटी या वर्टिकल पे है? हॉरिजेंटल पे है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? तो 1 से 2 से 3 मूव करो। 1 से 2 से 3 मूव करो। HAR होता है क्या? सेकंड वाले कार्बन के लिए मूव करते हैं। सेकंड वाले कार्बन पे आप बताइएगा व्हाट इज द प्रायोरिटी। सबसे पहला प्रायोरिटी दिख गया मुझे, OH। फिर फोर्थ प्रायोरिटी भी दिख गया, बस मुझे सेकंड और थर्ड डिसाइड करना है। अब देखो, ऊपर जा रहे हैं तो OCH है, नीचे जा रहे हैं तो भी आपके पास OCH है। ध्यान से, बोर्ड पे बात नहीं बेटा, साइलेंट। देखो, ऊपर वाले कार्बन पे गए तो यहां पे भी आपके पास OCH है, नीचे वाले कार्बन पे आए तब भी तो OCH है। तो फिर मुझे आगे देखना पड़ेगा। जब मैं आगे वाले पे गया तो ट्रिपल O मिला, और इसके आगे वाले पे जाएंगे तो Cl, Br और C मिलेगा। आपको देखो यहां पे, ये इस कार्बन के लिए थर्ड, इस वाले के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 और 4 डिसाइड हो गया। ऊपर जाएंगे OCH, इस नीचे वाले पे भी OCH, तो इससे डिसाइड नहीं हो रहा। अगले वाले पे जाओ, तो अगला वाला ये है और ये है। ऊपर में ट्रिपल O है, यहां पे BrClC है, किसको मिलेगा प्रायोरिटी? BrClC को। तो इस पिंक वाले कार्बन के लिए सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगा, थर्ड प्रायोरिटी ऊपर मिल जाएगा। क्या यही होगा? हॉरिजेंटल पे है फोर्थ प्रायोरिटी या वर्टिकल पे? हॉरिजेंटल पे। अच्छा, हॉरिजेंटल पे है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है क्या? 1 से 2 से 3 अंदर की तरफ एरो बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि HAR हो जाएगा। तो जो थर्ड कार्बन है वो भी R है, 2R 3R।
अब आ जाओ बच्चों, फोर्थ कार्बन पे मैं ग्रीन से इसकी नंबरिंग कर रहा हूं, इस कार्बन के लिए देख रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड तो मिल ही गया, नोट, फर्स्ट और फोर्थ तो मिल गया, कोई डाउट नहीं है। ऊपर वाले कार्बन पे क्या OCH दिख रहा है और नीचे वाले कार्बन पे BrClC दिख रहा है, तो क्या नीचे वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगा और इसको 2 और इसको 3 दे दें। अब बताओ मुझे 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हॉरिजेंटल है, क्लॉकवाइज है, HCl नहीं HCS होता है। हो गया। अगले वाले कार्बन पे देखो, नेक्स्ट कार्बन पे जब आप जाओगे तो ये वाले पे देखो, Br को प्रायोरिटी नंबर 1, Cl को प्रायोरिटी नंबर 2, ऊपर वाले कार्बन में OCH है, नीचे वाले कार्बन में NCH है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर OCH को प्रायोरिटी मिल गई, ये 3, और क्या इसको 4 दे दूं? तो बेटो इस बार वर्टिकल पे है हॉरिजेंटल पे है? वर्टिकल पे है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्या 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है, VCR बोलते हैं। लास्ट वाले में जरा ध्यान से देखना, लास्ट वाले में क्या प्रायोरिटी नंबर 1 इसको दे देंगे? क्या प्रायोरिटी नंबर 2 ऊपर रहेगी? क्या प्रायोरिटी नंबर 3 नीचे? प्रायोरिटी नंबर 4 यहां पे, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पे आ गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, HCS हो जाता है। ये इसी साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, क्लियर है? चलो अब लिखो फिशर प्रोजेक्शन इन वेज डैश। फिशर प्रोजेक्शन इन वेज डैश। फिशर प्रोजेक्शन इन वेज डैश। वेज डैश में फिशर प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं? फिशर प्रोजेक्शन इन वेज डैश। आइए, वेज डैश का फिशर प्रोजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, वेज डैश का फिशर प्रोजेक्शन कैसे होता है, बोर्ड पे देखो। वेज डैश में बोर्ड पे देखो, सब लोग रूल लिख लो, फिर अपने आप अप्लाई करते रहना। जब भी फिशर में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डब्बा काम आएगा। जब भी फिशर में आ जाए तो बस ये डब्बा काम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब वेज डैश में चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं वेज डैश में। यहां पे मैंने F डाल दिया है, यहां पे मैंने Cl डाल दिया, वेज पे डाल दिया मैंने Br, और डैश पे डाल दिया मैंने H। ठीक हो गया, ये डाल दिया। अब देखो वेज डैश में भी रूल वही है, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिल गया? Br को। सेकेंड प्रायोरिटी Cl को, और थर्ड प्रायोरिटी F को, और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। आपको वेज डैश में बस ये देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी देखो डैश पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो आपको बस ये देखना है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था वास, VAS, यहां पे पढ़ना बेटा उसका भाई दास, DAS। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और एंटी क्लॉकवाइज है तो S। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और क्लॉकवाइज हो गया तो R, उल्टा कर देंगे, सिंपल। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दास, और अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है। लेकिन अगर मान लो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, बोर्ड पे देखो, मान लो ये कार्बन बनाया, यहां पे F बनाया, यहां पे हमने H बनाया, यहां पे हमने Cl बना दिया, और यहां पे हमने Br बना दिया। अब मुझे बताओ फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या Br को मिल जाएगा, सेकंड Cl को मिल रहा है, थर्ड यहां आ रहा है, और 4 यहां। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो जबरदस्ती डैश पे लाओ। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो जबरदस्ती इसको डैश पे लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे कार्बन है, ये तो ऐसे ही रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी इसकी यही है, भाई साहब प्रायोरिटी लिखा करो, थर्ड प्रायोरिटी यहां है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाएंगे तो डैश पे कौन चला गया? फोर्थ प्रायोरिटी चला गया। अगर डैश पे 4 गया तो क्या 1 इसकी जगह आ जाएगा? अगर 4 को डैश पे लाएं, क्या 1 को यहां लाना पड़ेगा? तो 1 को बेटा आप यहां ले आइए, और 2 जहां था वहां रख दीजिए। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो दास और DCR से आंसर आ जाएगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं आ रहा है तो ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश फोर्सफुली, ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। तो फोर्थ प्रायोरिटी को यहां ला जाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी को यहां लाना पड़ेगा, वही तो कर दिया वहां पे।
अब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ चुका है, तो आप देखो डैश पे आ चुका फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रहा है? दास। लेकिन चूंकि आपने इंटरचेंज किया है, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन आर। फिर से ध्यान दीजिए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो दास और डीसीआर चल जाएगा, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो आपको फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाइए बाय इंटरचेंजिंग। एक बार आपने इंटरचेंज करके 1 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, अब देखो दास दास लग रहा है या डीसीआर लग रहा है, और जो भी आंसर आए रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, तो दास और डीसीआर से आंसर आ जाएगा। इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट ऑन डैश, अगर डैश पे नहीं है तो फिर सिंपल आपके पास लगेगा ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाना ही पड़ेगा, बिना फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे लाए हुए सॉल्व नहीं होगा। और फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे कैसे लाओगे? इंटरचेंज करके। फोर्थ प्रायोरिटी कहीं पे भी हो, यहां हो, आपको इंटरचेंज करके डैश पे लाना है। ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश बाय इंटरचेंजिंग इट। ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश बाय इंटरचेंजिंग इट एंड रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आंसर है उसको रिवर्स कर दो। जैसे दास आ रहा है तो आर हो जाएगा, एस आ रहा होगा तो आर हो जाएगा, आर आ रहा होगा तो एस हो जाएगा। कुल मिला के आपको देखा जाए तो 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है पूरे फिशर में, पूरे आरएस में। हार, वास, दास, बस। हार, वास, दास। उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। हार, वास, दास, मतलब वास और दास हार गए, बस इतना काफी है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, दास से आंसर आ जाएगा। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो कहीं भी फोर्थ प्रायोरिटी हो उसको उठा के डैश पे लाओ और वो वाला प्रायोरिटी उठा के वहां रख दो। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज से एस आ रहा था, तो अगर आंसर एस आ रहा है तो रिवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आ रहा है तो रिवर्स कर दो, आंसर एस आ जाएगा। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। रुको रुको, हाँ हाँ क्या करने लगते हो? इसमें तुम हो नजर आ रहा है। कल तुमने जो कबाड़ा किया है भाई, पूरा गंदा गंदा कर दिया यार। नहीं, तुमने नहीं किया। हाँ, हमें ऐसा सुनने में आया है कि बगल वाली बिल्डिंग से लोग घुस जा रहे हैं बिना आई कार्ड के, है ना? बगल वाली बिल्डिंग के लोग बगल वाले में ही पढ़े हैं। देखने नहीं आते हैं वो मुझे पता है, उधर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें। थर्सडे को हुआ था या किसी दिन तो हुआ था, 3-4 लड़के पकड़े गए। पता नहीं, अब वो आई कार्ड तो है नहीं आपका, वो किसी दोस्त का टी शर्ट लेके बैठ गए। ट्रायल लेके नहीं, वो पढ़ने आ रहे थे और पिछले 1 महीने से आ रहे थे। पैसा वहां भरो, पढ़ो यहाँ, कितना सही सिस्टम है ना? पकड़े कैसे गए? अब पकड़े जाते हैं ऐसे, इसी में, इसी बैच में बैठे थे। यस, चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको बताना है। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो फटाफट से। वास और दास हार, बस इतना याद रखेंगे, आंसर आएगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ऐसा लगता था आपको, पता नहीं क्या है, कैसा है, हाथ पैर है क्या इसके? सिंपल है बेटा, ये वास और दास हार। मेरा बीएन से तारीफ कर रहे थे। इट्स नॉट, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, सब करते हैं। कोई नई चीज बताओ, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। चलो भाई, बोर्ड बोर्ड पे गाना, और मैं क्यों अंतिम बार सुनना चाहते हो? चलो, आवाज चिड़चिड़ी है मेरी।
ये आपने कर लिया था। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये जो बड़ा सा एग्जांपल बना हुआ है, जल्दी से आप बना लो। ये रूल वूल आपका हो चुका है, ये रूल वूल हो चुका है। ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसको देखो। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आयोडीन को मिल गया, सेकंड प्रायोरिटी क्या ब्रोमीन को मिल गया, थर्ड प्रायोरिटी क्लोरीन को मिल गया, और फोर्थ प्रायोरिटी फ्लोरीन को मिल गया। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो 1 से 2 से 3 जाना है, 1 से 2 से 3 जाना है। एंटी क्लॉकवाइज है, दास हो जाएगा क्या? इसके बाद नहीं। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन करो, ये वाले क्वेश्चन करो। बेटा ये करने की नौबत अभी आई नहीं है तुम्हारी, अगर डॉक्टर बन गए तो ही आ पाएगी। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन है, क्या इसमें फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं? चलो एक बार निकालते हैं। आयोडीन को 1 दे दिया, ब्रोमीन को 2 दे दिया, क्लोरीन को 3 लो। इसमें फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो डैश पे लाओ। तो डैश पे लेके आओ इसको, डैश पे बेटा मैं फोर्थ प्रायोरिटी को ले आया, फोर्थ प्रायोरिटी को। अगर डैश पे 4 चला गया तो 3 यहां जाएगा, 3 बेटा वेज पे ले आओ, और 1 और 2 जैसे थे वैसे रहने दो। अब मुझे बताओ फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया नहीं आ गया? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है तो क्या बेटा आपके पास डीसी आर आ रहा है, आर काट के एस कर दोगे? साइलेंट पढ़ाई। इस वाले में देखो, क्या आयोडीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन सेकंड प्रायोरिटी, क्लोरीन थर्ड प्रायोरिटी, फ्लोरीन फोर्थ प्रायोरिटी, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी आपके पास डैश पे नहीं है, तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाना पड़ेगा। तो देखो फ्लोरीन को उठा के यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी को यहां रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, बार बार ऐसे बनाएंगे क्या? इतना समय थोड़ी अपने पास, बार बार थोड़ी बनाएंगे, इतना समय तो है नहीं। एक काम ऐसा करो, एक काम ऐसा करो, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे सब लोग, ये 1 2 3 4 फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो हमें फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाना है। तो फोर्थ प्रायोरिटी यहां जाएगा, 3 काट के 4 लिख दो, और फोर्थ यहां पे काट को 3 लिख दो। अब नए नंबरिंग के हिसाब से करो, 1 2 3 4 कैसे आ रहा है? 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो DAS होता है क्या? काट के आर लिख दो। नया एग्जांपल बनाने की जरूरत है, उसी में आप इंटरचेंज कर दो, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओ, उसको वहां पलट दो, खत्म। नया बार बार बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए, खत्म। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं था, डैश पे ले आए और इस वाले को वहां रख दिए। अब आप देख लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा। हुआ यहां तक? नो डाउट। आगे बढ़े, क्वेश्चन कर लेते, फिर आराम से लिखना। ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है पहले वाले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आर है या एस है? आंसर बता दो सीधा। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड एटम ज्यादा, ऑक्सीजन प्रायोरिटी 1, फिर ट्रिपल ओ को प्रायोरिटी 2, 3 हाइड्रोजन है प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या लाएं? बेटा थर्ड काट के 4 कर दो, 4 काट के 3 कर दो। अब देखो 1 से 2 से 3 किधर जा रहे हैं? 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस काट के आर कर दो। नीचे वाले में क्या प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिल रहा है, प्रायोरिटी नंबर 2 इसको, प्रायोरिटी 3 यहां पे, प्रायोरिटी 4 यहां पे, क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो लाना पड़ेगा, तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओ और इसको वहां लेके चले जाओ। अब बताओ मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज है, तो दास हो रहा है, आर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा मजाक उतना ही जितने में आप पढ़ पाए, उससे ज्यादा करेंगे फिर मैं अगली वीक से आ भी नहीं पाऊंगा यहां पे, और मेरी बातों को 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार में नहीं आऊंगा, इसलिए प्लीज साइलेंट, और पढ़ाई पे पढ़ाई, बाकी चीजें अपने उस पे, लेकिन पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मजाक उतना ही जितना मैं कराऊं, मैं खुद ही इनफ मजाक करा देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बोर्ड पे सबसे पहला प्रायोरिटी क्या OH को मिलेगा?
फिर देखो यहां कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और यहां पे जो कार्बन है वो कार्बन Br और H के साथ जुड़ा है, तो क्या सेकेंड प्रायोरिटी इधर मिल जाएगा? और कार्बन 3 हाइड्रोजन प्रायोरिटी 3, फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे आ गया क्या? चलो अब देखो इस बार तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या डीसी आर होता है? तो इसका तो आर हो जाएगा। अगले वाले का देखो, क्या Br को प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे? अब देखो यहां पे इस कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 2 दे देंगे, फिर मिथाइल में 3 हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4, लेकिन इस बार फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो डैश पे लाना है और फिर इसको 1 पे कर दो। अब 1 से 2 से 3 करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या डीसी आर आ रहा है, लेकिन कैंसिल करके आर का एस कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो आपका है ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है, लास्ट मतलब 1-2 साल के अंदर, ये लास्ट नीट पीवाईक्यू है। देखिए इसमें पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसका ई और जेड बताना है, और जो कायरल है उसका आर और एस बताना है। सीधा लिखा है असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GINOI, मॉलिक्यूल दे दिया असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GINOI, और ऑप्शन में लिखा था डबल बॉन्ड के, अब ई है कि जेड है बताना भाई। डबल बॉन्ड के इधर में आओगे तो H है और कार्बन है, क्या हाई प्रायोरिटी हो गया? इधर कार्बन है इधर Br है, क्या हाई प्रायोरिटी हो गया? दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ गया, तो क्या Z हो गया? अब देखो नेक्स्ट कार्बन, क्या ये पहला प्रायोरिटी मिल गया क्या? Cl, यहां जाओगे 3 हाइड्रोजन, यहां जाओगे कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 O है, तो इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो हमने फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाया, फोर्थ प्रायोरिटी यहां ले गए तो सेकंड को यहां ले जाना पड़ेगा। अब 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, DAS हो जाएगा क्या? लेकिन एस काट के आर लिख देंगे, दैट्स इट। यही क्वेश्चन आया था, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं फिशर में और वेज डैश में। लिखो फटाफट से यहां तक। यहां से लिखना है और भी पीछे जाना है? कितना गिरोगे भाई? तो ऑर्गेनिक में इतने मॉलिक्यूल बनाने पड़ते हैं। लो हो गया है, अगर ये हो गया तो इसके बाद यही था। जल्दी से 10 सेकंड करो फटाफट से, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। ये खिसकता नहीं है क्या? हट, जल्दी लिखो। हो गया? चलो जल्दी, 10 सेकेंड्स मोर, 10 सेकेंड्स मोर। दस सेकेंड और। हो गया? तो आप केवल कंपाउंड लिखा करिए, आंसर खुद से कर लिए। कंपाउंड लिखा करो और बस आंसर खुद से किया करो और मैच कर लिया करो फाइनली, जल्दी से होगा। चलो हो गया? पांच 5 सेकंड में क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अब आपको यहां पे 4 पॉइंट्स लिखना है जिसको बोला जाएगा ब्रह्मास्त्र। 4 पॉइंट लिखा जाएगा जिसको लिखेंगे हम लोग ब्रह्मास्त्र, और वो आपके आगे के 3 टॉपिक में बड़ा काम आएगा, इनएंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और मीजो में, ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर में। चारों कंपाउंड, चारों पॉइंट्स में बड़ा काम आएगा। तो यहां तक हो गया है। नेक्स्ट
फास्ट लिखने की आदत डालिए बेटा। नेक्स्ट, ये लास्ट है। चलो लिखो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा तुम लोग को लिखवाने पे था, मैं डिक्टेट कर दिया करो क्या? तुम लोग लिखवाने बहुत टाइम लेते हो, फिर तुम्हारा नोट्स नहीं बनेगा, फिर तुम दिसंबर में आओगे मेरे पास कि सर पढ़ाई तो बड़ा अच्छा, समझ नहीं आया। बस लिखने लिखाने में इतना टाइम लोगे बेटा, हमको भी सिलेबस टाइम से कराना होता है, वैसे ही सिलेबस 15 दिन तुम डिले कर रहे हो। चलो लिखो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग खोल के पढ़ लेना, बहुत काम आएगा। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिशर के हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीधा लिखो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रह्मास्त्र। ये बहुत काम आएगा जब भी आप ऑप्टिकल के क्वेश्चन लाओगे मेरे पास डाउट में, यही 4 में से सॉल्व हो रहा होगा एक। इसलिए गौर से देख लीजिए बोर्ड पे, सब कुछ इधर उधर छोड़ के देखो। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट कर दो 180 डिग्री, तो कंपाउंड हो जाता है सेम। नहीं समझ आया होगा, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मेरे पास ये कंपाउंड दिया गया है, मान लो CHO है, यहां पे आपके पास CH3 है, यहां पे H है और यहां पे OH है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को मैं 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट कर दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट कर दूं, तो देखो प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या CHO नीचे आ गया और वो CH3 ऊपर चला गया, और राइट वाला लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला राइट में चला गया। अब फिर से देखो, कॉपी देना कोई जल्दी से फटाफट। आपके पास देखो ध्यान से, ये CHO ऊपर ये प्लेन में है, ये देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस प्लेन में है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इसी प्लेन में रखते हुए मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं, द कंपाउंड विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। कंपाउंड उल्टा दिखेगा बट कंपाउंड सेम है। कंपाउंड उल्टा दिखेगा बट कंपाउंड सेम है। अच्छा, कंपाउंड सेम कैसे है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना R है कि S है। मेरे साथ निकालो, मेरे साथ निकालो। सबसे पहले क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे? हॉरिजॉन्टल पे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। R होगा S होगा? R हो गया। अब दूसरे का निकालते हैं। इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। क्या इस बार फिर से H है? R ही आ रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज R आ रहा है। तो कंपाउंड को मैंने प्लेन ऑफ पेपर में ही 180 डिग्री रोटेट किया, दिखेगा उल्टा बट है कंपाउंड सेम। अगर मैं ये मान लो इस प्लेन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैंने इसी प्लेन में रोटेट कर दिया 180 डिग्री, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। आगे जाके क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, और वो 180 रोटेट किया रहेगा। आप सीधा लिख देना सेम आइडेंटिकल। आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा एनेंसोमर डायस्ट्रीबर के बाद, फाइंड द रिलेशन, 50 क्वेश्चन करेंगे उसमें, और उसमें यही है फाइंड द रिलेशन में कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसने आपको उसी प्लेन में रोटेट कर दिया है, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। उल्टा दिखेगा बट कंपाउंड देखो R और R, अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब कंपाउंड सेम है। अगर R का S हो जाता तो कंपाउंड डिफरेंट है, अगर S का R हो जाता कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन R R है, S S है, कंपाउंड सेम है। समझ में आया? जैसे मान लो इस प्लेन में मॉलिक्यूल है और मैंने इसको वापस से 180 डिग्री ऐसे घुमा दिया, इसी प्लेन में रखते हुए, प्लेन चेंज नहीं करना, बस उसी प्लेन में 180 डिग्री घुमा दो, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर है? यही आपको याद रखना है, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। अब आपके पास मान लो, अब बोर्ड पे ही देखना, मान लो मैंने क्या किया, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये लिया CHO, ये लिया है HOH, और सेम कंपाउंड को लिख दिया यहां पे। ठीक है, हमें ऊपर से पता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है, हमें ऊपर से पता है कॉन्फ़िगरेशन R है, सेम कंपाउंड है, R कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इस बार
ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लेन से उठा के और फिर 180 डिग्री घुमा रहा हूं, देन द कंपाउंड विल चेंज। फ्लिप हो गया। कंपाउंड को मैं ऐसे रख रहा हूं और कंपाउंड को ऐसे कर दिया। देखो मैंने कंपाउंड को पहले प्लेन से बाहर निकाल के उठा के रखा है। अगर कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर ओनली, द कंपाउंड इज सेम। बट अगर मैं कंपाउंड को रोटेट कर रहा हूं बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, द कंपाउंड विल चेंज। फिर से कॉपी दो। जैसे मान लो आपके पास इसी प्लेन में है और यही प्लेन में कैसे भी 180 डिग्री घुमा दिया, इसी प्लेन में 180 डिग्री घुमा दिया, द कंपाउंड विल सेम। बट अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, देखो यहां पे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और मैंने अब क्या कर रहा हूं, ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये वाला प्लेन है। अगर मैं प्लेन से बाहर निकाल रहा हूं और फिर फ्लिप कर रहा हूं, ये भी तो 180 डिग्री घूम गया भाई। प्लेन में ये था, बट मैं क्या प्लेन से बाहर ला रहा हूं और प्लेन से बाहर लाके 180 डिग्री रोटेट किया। अब जो कंपाउंड बना है इट विल बी डिफरेंट। समझ में आया? अगर प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, अगर आप प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, द कंपाउंड विल बी सेम। बट अगर आप प्लेन ऑफ पेपर से बाहर लाके 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, द कंपाउंड विल बी अपोजिट या डिफरेंट। अब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि इसको जब मैं बोर्ड पे ही देखना, इसको जब मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा, देखो ऐसे रोटेट किया तो H राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में आ गया, और ये कंपाउंड देखो R का S हो चुका है। आप निकाल के भी देख लो, R का S हो चुका है, कंपाउंड डिफरेंट हो चुका है। अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल दिया होगा और दोनों मॉलिक्यूल देखना प्लेन ऑफ पेपर रोटेट करने से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड आइडेंटिकल है। बट अगर मैं लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर कर रहा हूं, द कंपाउंड विल बी डिफरेंट। कंपाउंड विल बी अपोजिट बोलना ज्यादा सही है। कंपाउंड विल बी डिफरेंट एंड अपोजिट। तो इसी 2 पॉइंट, 4 पॉइंट में से आपके 2 पॉइंट हुए। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए कि if a molecule is rotated by 180 degree, if a molecule is rotated by 180 degree in the plane of paper, if a molecule is rotated by 180 degree in the plane of paper, if a molecule is rotated by 180 degree in the plane of paper, the compound remains same. The compound is same लिख लो सीधा, कंपाउंड सेम ही रह जाता है। लेकिन if a molecule is rotated by 180 degree by lifting it from plane of paper, the compound is different. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में आएगा। जब कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा तो यही लगेगा। If molecule is rotated by 180 degree by lifting it from plane of paper, by lifting it from plane of paper, the compound is different. सेम कंपाउंड मतलब आर आर हो गया, डिफरेंट कंपाउंड मतलब बदल गया कॉन्फ़िगरेशन, आर का एस हो गया। तीसरा पॉइंट तो इससे भी मजेदार है। If a molecule is rotated by 180 degree by lifting it from plane of paper, the compound is different. If a molecule is rotated by 180 degree in the plane of paper, the compound is same. आप में से कोई है जो मॉन्क मोड फॉलो कर रहा है? आप में से कितने लोग फॉलो कर रहे थे? एक किसी मतलब जिनका नंबर सेव था उनको तो मैंने भेजा था। ठीक है, मैं बता दूं मॉन्क मोड का रिजल्ट ये है, क्योंकि 11 दिन अभी हुआ है, 11 दिन में मतलब सब्सटेंशियल चेंज आया है बच्चों में, मार्क्स में सब्सटेंशियल चेंज आया है। बहुत अमेजिंग प्रयोग था, लेकिन मजेदार है। 250 बच्चों पे मैंने किया था, 250 लोगों का ग्रुप बनाया था। ग्रुप क्या मतलब ब्रॉडकास्ट था, उसमें मैंने मॉन्क मोड उनको बोला था एक्टिवेट करने के लिए, और वैसे ही रहने के लिए रोज अपने आप को पुश करना है 5, 7, 10 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, थोड़ा 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा, 1 घंटे एक्स्ट्रा, और सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया लोगों में, बहुत इंप्रूवमेंट आया लिटरली, है ना। वो आप लोगों को भी देखते हैं, कराते हैं, आप लोग बस कर लेना जो बोला जाए वो।
क्योंकि आपको 7 डेज के अंदर चेंज दिखने लगता है आपके अंदर, आपको खुद ही लगेगा कि 7 डेज तक जिंदगी में कितना मैंने गलत किया है, कैसे जीना था वो कितना गलत था, अब अच्छे से जी पाओगे। वो मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है, राइट? बता दूंगा आज ही क्लास के बाद। बहुत मतलब मैंने अपने लाइफ में लगभग ये 3-4 महीने से कर रहा हूं और बहुत चेंज है, आप भी कर सकते हो। आप भी नहीं, पढ़ लो भाई। पॉइंट नंबर 3 हो गया ये, लिखो। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, बोर्ड पे देखो, फिर पहले समझ लो फिर लिखते हैं। देख लो यहां पे, ये एक मॉलिक्यूल है COOH, यहां पे मैंने बना दिया CH3, यहां पे H, यहां पे OH। क्या ये R है या S है? अरे पिछला वाला कंपाउंड है, R है भाई, R है। CHO ला दो, चलो ये R है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है, बोर्ड पे देखना, इन 4 में से मैं एक को क्या करता हूं बेटा, फिक्स कर देता हूं। एक को पाइवर्ट कर देता हूं, मतलब फिक्स कर दिया। एक को फिक्स कर दिया और बाकी 3 को रोटेट कर दो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कंपाउंड विल बी सेम। फिर से देखिए, एक को फिक्स करना, कोई एक फिक्स कर सकते हो आप, इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, कोई एक फिक्स कर दो और बाकी 3 को रोटेट कर दो, द कंपाउंड विल बी सेम। नीट का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, शायद आपको याद हो, यही आया था बेटा। मैंने एक को फिक्स कर दिया और बाकी को रोटेट किया है, क्या ये OH, बाकी को मान लो मैं ऐसे रोटेट कर दिया, तो OH को यहां भेज दिया, H को धक्का मार के यहां भेज दिया, CH3 यहां चला जाएगा, तो H यहां आ जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा। अब आप कंफिगरेशन निकाल के देख लीजिए, अगर मैंने एक को फिक्स किया, अगर मैंने एक को फिक्स करके बाकी 3 को रोटेट कर दिया, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। कोई एक फिक्स कर दो, CHO को फिक्स कर दो, और इन तीनों को मैंने एक एक प्लेस आगे आगे बढ़ा दिया, रोटेट कर दिया। आप चाहो तो ये आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो जरा, CHO है, मैंने इसको क्लॉकवाइज मान लो घुमा दो, तो OH यहां ले आओ, CH3 को यहां ले जाओ और H को यहां ले जाओ। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, द कन्फिगरेशन विल रिमेन सेम, मतलब कंपाउंड विल बी सेम। आपके पास कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट अटैच्ड एटम है, उसमें से एक फिक्स करके बाकी 3 को रोटेट कर दो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, द कंपाउंड इज गोइंग टू बी सेम, सिंपल। और यही आपके पास पूछा हुआ था एक ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन, सेक्शन बी के अंदर था ये। चलो लिखो पॉइंट नंबर 3, हॉरिजेंटल को फिक्स करके इन तीनों को घुमा लो, तब भी सेम आएगा, ठीक है? लिखो, फिक्स एनी वन एटम या ग्रुप, किसी 1 एटम या ग्रुप को फिक्स कर दो, एंड रोटेट रिमेनिंग 3 एटम या ग्रुप, एंड रोटेट रिमेनिंग 3, बाकी के कोई भी 3 रिमेनिंग 3 एटम या ग्रुप को रोटेट कर दिया, द कंपाउंड रिमेन्स सेम। चाहे आप रोटेट क्लॉकवाइज करो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दिखता ही नहीं लोगों को। अब इसमें R निकालने जाओगे, S निकालने जाओगे, कितना दिमाग लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इससे बेटर है, देख लो, एक फिक्स है, अच्छा बाकी रोटेट हुआ है, कंपाउंड सेम ही होगा, आइडेंटिकल कंपाउंड। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जल्दी से लिखिए। फिशर प्रोजेक्शन में एक कंपाउंड को फिक्स करो, एक एटम को फिक्स करो या ग्रुप को फिक्स करो और रोटेट कर दो बाकी चीजों को, तो जो कंपाउंड बनेगा, द कंपाउंड विल बी सेम। हाँ, सीक्वेंस में रोटेट करना है, ठीक है ना? हाँ, हमेशा सीक्वेंस में रोटेट करना है। हाँ, हाँ, दोनों को नहीं, मैंने बोला तीनों को रोटेट करना है। इस वाले में तीनों रोटेट हो रहे हैं, उस वाले में 2 रोटेट हुए, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपने सुना भी है और अभी अभी लगाया भी है उसको, कि जब जब हम ऑड इंटरचेंज करते हैं तब तब कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है, और जब जब हम इवन इंटरचेंज करते हैं तो कंपाउंड सेम रहता है। अभी आपने देखो, याद करो, वेज और डैश वाले में क्या ऑड इंटरचेंज करते, एक बार इंटरचेंज किए थे ना, 4th प्रायोरिटी को डैश पे ला रहे थे,
एक इंटरचेंज कर रहे थे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या अपोजिट लिख रहे थे। तो जब जब ऑड इंटरचेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन विल बी अपोजिट, जब जब इवन इंटरचेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। आ जाओ एक बार इसको करके देखते हैं। ये क्वेश्चन ले लो, मान लो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास COOH, यहां पे ले लो आप F, यहां पे ले लो Cl, यहां पे ले लो Br। ठीक है, मैंने क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या निकल रहा है 1 2 3 और 4। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वास्ट हो जाएगा, एस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ना बेटा ध्यान से बोर्ड पे, ऑड इंटरचेंज का मतलब क्या होता है बोर्ड पे सब लोग देखेंगे। ऑड इंटरचेंज में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑड इंटरचेंज में देखो आप किसी भी दो को पकड़ के इंटरचेंज कर दो, एक बार इंटरचेंज हो रहा है ऑड इंटरचेंज, किसी भी दो को पकड़ के इंटरचेंज कर दो। हां, किसी भी दो को पकड़ के आप इंटरचेंज कर दोगे। मैंने क्या किया, 3 और 4 को इंटरचेंज कर दो, मान लो मैंने किसी एक को पकड़ के, तो COOH को यहां ले आए और F को कहां ले गए, वहां ले गए, और बाकी यहां Br आ गया है और यहां Cl आ गया है। अब निकाल के रख दो बेटा, ये R ही आएगा, S का R आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, R ही आएगा, है ना। तो अगर मैंने एक इंटरचेंज किया है, देखो 3 और 4 में इंटरचेंज कर दिया है, तो इट विल बी R। चलो एक काम करते हैं, दूसरा दिखाते हैं। मान लो मैं इस बार 1 और 2 को इंटरचेंज करता हूं, चलो इस बार 3 4 सेम रहेगा, 1 और 2 को इंटरचेंज करता हूं, क्या फिर भी इस बार बेटा ऑड इंटरचेंज हुआ, ऑड इंटरचेंज हुआ है ना। और ऑड इंटरचेंज होने पे क्या कंपाउंड बदल जाता है, कंपाउंड का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आता है। कैलकुलेट कर लो, R ही आएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मैं मान लो मेरी मर्जी में 1 और 4 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मान लो मैं 1 और 4 को इंटरचेंज कर रहा हूं, यहां पे मैंने 1 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, 1 को यहां ले आया COOH और यहां ले आया Br को, और सिमिलरली यहां ले गया F और यहां पे Cl। क्या इस बार भी ऑड इंटरचेंज है, तो ऑड इंटरचेंज है, आप कैलकुलेट करके रख जाओ, R ही आएगा। जब जब एक इंटरचेंज हो रहा है, ऑड इंटरचेंज हो रहा है, तो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है। आपकी मर्जी है, आप किसको 2 और 3 कर चुके क्या, 2 और 3 का इंटरचेंज किए, नहीं किए। आ जाओ 2 और 3 का इंटरचेंज करके भी देख लेते हैं। COOH यहां रखो, Br को यहां रखो, 2 और 3 को इंटरचेंज कर लो, Cl यहां, F यहां, आप कैलकुलेट कर लो, R ही आएगा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब जब कंपाउंड में ऑड इंटरचेंज होता है, द कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स ही होता है। जब जब ऑड इंटरचेंज होगा कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होगा। पॉइंट नंबर 3, इफ देयर इज ऑड इंटरचेंज, कंपाउंड नंबर 4 है, 3 है, 4 है कंपाउंड। पॉइंट नंबर 4, इफ देयर इज ऑड इंटरचेंज, अगर हमारे पास ऑड इंटरचेंज आ रहा है, कहां पे ऑड इंटरचेंज, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्स, कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्स, कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्स। लेकिन इवन इंटरचेंज में, इवन में सेम हो जाएगा, अभी बताता हूं। तो इसी को बेटा आगे जाके नोट में लिखवा देंगे कि फॉर ऑड इंटरचेंज द कॉन्फ़िगरेशन विल रिवर्स एंड फॉर इवन इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन विल रिटेन, ताकि आप लोग बुक के इंग्लिश लैंग्वेज में ना फंसे। कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा ऑड इंटरचेंज में, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगा इवन इंटरचेंज में। इसी चौथे पॉइंट का बी पॉइंट है अब इवन इंटरचेंज वाला, इसी चौथे का बी पॉइंट है कि अगर मैंने इवन इंटरचेंज किया, जल्दी से लिखो, अगर मैंने अब एक इंटरचेंज के बजाय 2 इंटरचेंज कर दिया, तो इन केस ऑफ 2 इंटरचेंज, 2 का मतलब इवन इंटरचेंज, द कंपाउंड विल रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सेम हो जाएगा। हुआ? लिखो, उसी का 4 का बी पॉइंट है। पहले आप एक बार देख लो,
देखो बोर्ड पे, यहां पे मैंने ले लिया COOH, यहां पे ले लिया F, यहां पे ले लिया Cl, यहां पे ले लिया Br। मैंने इस बार इवन इंटरचेंज किया है, ध्यान से देखना। मैं इस बार एक के बजाय दो इंटरचेंज कर रहा हूं, इवन इंटरचेंज। अब मैंने क्या किया, COOH और F को भी रिटेन, इसका आर आया था क्या, आर आया था, ऐसा आया था, ऐसा आया था। अब ध्यान से देखना, और इवन इंटरचेंज में सेम रह जाता है। एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, COOH और F में भी इंटरचेंज किया। मैंने क्या किया, F को ऊपर रख दिया, COOH को नीचे कर दिया, और साथ साथ में Br और Cl को भी इंटरचेंज कर दिया। तो क्या इवन इंटरचेंज हो गया, दो इंटरचेंज हो गया, इधर भी इंटरचेंज हो गया और इधर भी इंटरचेंज हो गया। अगर ऑड इंटरचेंज है तो रिवर्स हो जाता है। इवन इंटरचेंज में आप निकाल के देख लो, ऐसे ही आएगा। इवन इंटरचेंज में आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन आता, आप निकाल के देख लो, सेम रहेगा। तो अगर मैंने ऑड इंटरचेंज किया है तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटरचेंज किया है तो रिवर्स। इवन इंटरचेंज जब भी होगा, इवन इंटरचेंज, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन। जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिखिए। ऑड इंटरचेंज में रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, इवन इंटरचेंज में रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एफ और बीआर को इंटरचेंज नहीं कर सकते बेटा, साइमल्टेनियस इंटरचेंज होगा इन मॉलिक्यूल में, ऐसे 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 होगा, इधर इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, वो वाला इंटरचेंज एक जगह होगा, कराएंगे क्वेश्चन में, वो भी होगा। दैट इज रॉन्ग टू से कि नहीं होगा, होगा, बताते हैं उस क्वेश्चन को, होगा, बताते हैं, आगे आएगा। इवन इंटरचेंज है तो आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ऑड इंटरचेंज है तो रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद लिखोगे DL कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L। अच्छा, स्मॉल डी स्मॉल एल आप नहीं निकाल सकते, ये तो बताया है। स्मॉल डी स्मॉल एल प्रैक्टिकली आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट से निकाल पाओगे, वो आप मेजर नहीं कर पाओ, थ्योरेटिकली संभव नहीं है। होता जरूर है बट थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली संभव है। वो कैसे है वो बताऊंगा मैं आपको। उस गेट को बंद करना, गेट को बंद कर दो उठ के, दोनों लॉक कर दो अंदर से, दबा दो उसको, उसको भी लॉक कर दो। अब बैठ जाओ, मत आने दो। लिखो अब, अगर आपके पास लिखो DL कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ोगे अभी लेकिन काम आएगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ये पढ़ोगे अभी लेकिन काम आएगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। लिखो DL कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल D कैपिटल L अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। DL कॉन्फ़िगरेशन हमेशा फिशर में लगेगा, पहली बात तो हमेशा फिशर में लगेगा, ओनली वैलिड फॉर फिशर, ओनली वैलिड फॉर फिशर। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में ही लगेगा, अच्छी बात है, केवल और केवल फिशर में लगेगा। और इसके कुछ रूल हैं, जरा ध्यान देना, इसका कुछ रूल है। रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप फिशर के टॉप में ही होना चाहिए। अब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन है? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप का मतलब हो गया आपके सामने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन है? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, या फिर आपके सामने जो CHO है, या फिर आपके सामने कीटोन है। कुल मिला के ये बोला जाए कि आपके पास अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, अगर आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग आएगा, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऑलवेज लाई ऑन टॉप ऑफ फिशर। फिशर प्रोजेक्शन के टॉप पे लाई करता है, ऑलवेज लाई ऑन टॉप ऑफ फिशर, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। लेकिन जो लेस ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, जैसे कि आपका एल्केन और अल्कोहल, जैसे कि बोर्ड पे ही देखो, बाद में लिखना, लेस ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। लेस ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास मान लो R हो गया,
जैसे कि मान लो आपके पास CH2OH हो गया, तो लेस ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऑलवेज लाई ऑन द बॉटम ऑफ फिशर। लेस ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है वो टॉप के बजाय बॉटम पे आ जाएगा, ऑलवेज लाई ऑन बॉटम। अब एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ऑलवेज लाई ऑन बॉटम। एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ये बना हुआ है COOH, यहां पे बन गया CH3। क्या ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है और लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग नीचे है? और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइजिंग नीचे है, उसके बावजूद बेटा ध्यान देना, अगर OH राइट हैंड साइड पे है, OH या NH2 अगर राइट हैंड साइड पे आ रहा है, OH या NH2 दोनों में से कोई भी अगर राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा, RHS में आ रहा होगा, तो इसको बोल देते हैं D। और अगर OH या NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो आ जाएगा L। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर OH NH2 राइट हैंड साइड पे है D, OH NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे है L, बस एक ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर होना चाहिए, लेस ऑक्सीडाइजिंग नीचे होना चाहिए, दैट्स इट। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग बता दिए कौन कौन आएगा, C डबल बॉन्ड वाले, और लेस ऑक्सीडाइजिंग में कौन आएगा, एल्केन और अल्कोहल, दैट्स इट। क्लियर हुआ? इसको फटाफट से नोट करो। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या D है कि L है? OH या NH2 किधर है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या D आ रहा है? जी हां। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मान लो मैं ये बता लूं, ये बना लेता हूं OH, यहां बना लेता हूं COOH, यहां बना लेता हूं CH3, यहां बना, ये D है कि L है? OH लेफ्ट साइड पे आ गया तो L हो गया। एक काम करो, मैं ये बनाता हूं आपको, COOH है, यहां CH3 है, अगर मैं यहां पे H और NH2 बना दूं तो क्या D है कि L है? NH2 राइट हैंड साइड पे D आ गया। और आपके सामने अगर COOH है, यहां पे H है, यहां पे CH3 है और यहां पे NH2 है, तो D है कि L है? L है। बोर्ड पे देखो, अगर मान लो आपके पास एक नहीं अब दो कायरल है, एक नहीं अब दो कायरल है, किसको देखोगे? अब बताओ, ये D है कि L है? अब पहले वाले कायरल पे तो OH कहां है? राइट में, और दूसरे वाले NH2 लेफ्ट है, तो कैसे देखोगे D है कि L है? कंफ्यूजिंग हो गया। अब सिंपली देखोगे, आपको क्या देखना होता है, नीचे वाला कायरल सेंटर देखना होता है। अगर D बोल रहे हैं रॉन्ग है, ऑलवेज ये रूल है कि आपको ये OH और H कहां देखना होता है, ऑलवेज ऑन द लोएस्ट कायरल कार्बन। सबसे नीचे वाले, ये रूल है, लोएस्ट कायरल कार्बन पे लाई करता है। और लोएस्ट कायरल कार्बन पे क्या D है कि L है? लेफ्ट साइड में चला गया बेटा, L होगा। यहां कंफ्यूजन होते हैं लोग, दिक्कत हो जाता है, तो जल्दी से फटाफट से नोट करिए। फिर आपके पास 6 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, 6 एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, वो कर लेंगे अपन 6 के 6। जल्दी लिखो। और 6 का मैं वो लिखवा रहा हूं आपको, नाम के साथ याद करना है। इसमें बस कंडीशन एक ही है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग टॉप पे, लेस ऑक्सीडाइजिंग बॉटम पे, और सबसे नीचे वाले कार्बन पे देखो, OH NH2 अगर राइट में हो गया D, OH NH2 लेफ्ट में आ गया L। और सबसे नीचे वाले कार्बन पे, सबसे नीचे वाले कार्बन पे OH NH2 देखना है। इसीलिए तो ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले कार्बन से देखते हो, फ्रक्टोज में भी सबसे नीचे वाले कार्बन को देखते हो। तो ये रूल में आता है, D और L का रूल होता है, वो सबसे नीचे वाले कार्बन को देखना होता है। अब आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड, एलानीन, वैलीन, ये सब पढ़ना है, जल्दी लिखिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, थ्रियोज, एरिथ्रियोज, इतने ही आपके एनसीईआरटी में सारे लिखवा देते हैं, ताकि नोट्स में रहेगा, याद हो जाएगा। हो गया? हाँ बताओ। नहीं, रक्षाबंधन मंडे हुए ना, बढ़िया। कल मैं 200-300 राखी लेके आता हूं, सब एक दूसरे को बांध लेना, सब एक दूसरे को बांध लेना, फोर्सफुली बंधवाया जाएगा।
कल जिसको डाउट है वो मत आना फिर। मिठाई और हाँ 10-10 रुपए का नोट लेके आना, ज्यादा नहीं। लड़के गरीब हैं यार, अभी समझा करो, लड़के गरीब है, अभी पैसे नहीं दे पाएंगे ज्यादा। भाई मैं तो बंधवा लेता हूँ यार सबसे, हर साल का नियम है। मेरे को तो राखी बांधने को तो पसंद है, वो कल के बाद में मिलूंगा नहीं, तो मैं तो बंधवा रहा हूं। और अगर मैं बंधवा रहा हूं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो ना। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चलो आओ, डीएल कॉन्फ़िगरेशन आ जाओ। डीएल कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, कल नहीं आ रहे हो क्या? क्या हुआ, नहीं हुआ तुम लोग से? कल आ रहे हो ना? ठीक है, ठीक। कल कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगा, ये भी ध्यान रखना। कल वाला रिकॉर्ड भी नहीं होगा। कहां से देखोगे? मंथन से। एक बार देख लेना, देख के बताना फिर। वो भी ऑफ करा दूंगा मैं, केवल लाइव चलेगा कल की। ठीक है, देखो मन में डाउट आने लगे लोगों के, गधों तुम्हारी जैसी शक्ल है ना, वही। चलो हो गया, नहीं हुआ? हो गया ना? हाँ भाई, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। हाँ बेटा, मुंह बंद करो। कहां जा रहे हो तुम? कंट्रोल नहीं हो रहा तुमसे। इस पे आ जाओ, इधर आ जाओ जाना। लास्ट वाले कायरल कार्बन पे देखो, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है बेटा, शांत। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइजिंग नीचे है। लास्ट कायरल कार्बन पे OH किधर है? राइट हैंड साइड में DAKL है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइजिंग नीचे है। क्या ये L हो जाएगा? इसको D और L से काम नहीं चलेगा, इसका नाम भी लिखना होता है, और नाम होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर ही ऐसा है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद ये जो होगा वो होगा L ग्लिसरल्डिहाइड। अभी आपको लगता है सर कैसे याद करेंगे, बताइए, इतना सारा नाम हो गया है ना। बेटा फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में ना वाइवा का क्वेश्चन अभी लीक कर देता हूं, पूछा ही जाएगा। लीवोसेट्रिजिन का कंपोजिशन बताइए, और 14 कंपोजिशन है, 14 या 17 है टोटल, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। 14 या 17 है टोटल, लाइन से एकदम बिना रुके नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, तो पास, और नहीं तो बैक लग गया। ठीक है ना, हमको तो खुद ही, हम आता तो डॉक्टर नहीं रहते। ये देखो जरा क्वेश्चन, COOH यहां पे CH3, ये HNH2 है, और यहां पे देख लो COOCH3 और HNH2 है। मुझे बताओ D है कि L है? कौन सा D है, कौन सा L है? पहला वाला D है और दूसरा वाला L है। बायोलॉजी में आपके बड़े नंबर आते हैं। क्या है कंपाउंड का नाम? कंपाउंड का नाम क्या है? अरे गधों, डी एलानीन और L एलानीन। ठीक है, बड़े नंबर आते तुम्हारे बायो में, है ना। दूसरा डब्बा, बेटा तीसरा डब्बा बना लेते हैं, आ जाओ, थर्ड डब्बा बना लेते हैं। अगर मान लो मिथाइल की जगह मैं आइसोप्रोपाइल डाल दूं, एलानीन में अगर मैं मिथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल डाल दूं, तो क्या V फॉर्म हो रहा है बेटा? यहां पे आइसोप्रोपाइल उल्टा V तो दिखता है, भी तो दिखता है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा डी वैलीन, V से वैलीन।
और आपके पास ये देखो COOH ऊपर है, H यहां है, NH2 है, और यहां पे CH आइसोप्रोपाइल यहां भी बन रहा है। अगर आइसोप्रोपाइल है तो क्या L वैलीन बन रहा है? एक D वैलीन हो गया, एक L वैलीन हो गया। नाइस। बेटा मेरी नजरें घूमी हो, किस दिन पकड़े गए ना, तुम्हारे साथ वो चीज होगा जो सोचे नहीं थे तुम। डी वैलीन और एल वैलीन। ग्लूकोज, CHO ऊपर लग जाएगा, HOH यहां हो जाएगा, OH और H सेकेंड कायरल कार्बन पे है, H और OH लग गया, और यहां पे बेटा आपके पास H और OH लग गया, और नीचे अल्कोहल हो गया है। सबसे देखो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइजिंग नीचे है, सबसे कायरल कार्बन पे OH उधर है, तो डी हो गया, और डी ग्लूकोज। याद करना है स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज के बाद मैं एल ग्लूकोज बनाने वाला हूं। CHO, OH के सामने OH, H के सामने H, H के सामने H, OH के सामने OH, OH के सामने OH, H के सामने H, और ये आपके पास देखो लास्ट वाला कहां चला गया, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड चला गया, L हो गया क्या, L ग्लूकोज। जो आप ग्लूकोन डी पीते हो बेटा एनर्जी के लिए, है ना, उसमें यही मिलता है, डी ग्लूकोज ही मिलता है। L ग्लूकोज, ध्यान से देखिएगा, आजकल एक नया दवा मार्केट में आ रहा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कुछ साइंटिस्टों ने कुछ केसेस पे कैंसर की दवा निकाल ली है। अभी तक कैंसर की दवा थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं, है ना, लेजर थेरेपी, 1000 तरह की थेरेपीज निकल गई है, उससे होता है। बट फर्स्ट टाइम 2 महीने पहले की बात है, इंडियन साइंटिस्ट ने ही कैंसर की ट्रीटमेंट की दवा निकाल ली है। ठीक है, अभी उसको ग्लोबली सर्टिफाई होना बाकी है। ग्लोबली मतलब वो यूएनओ जब तक उस पर ठप्पा नहीं लगाएगा तब तक ग्लोबली सर्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन इंडिया में वो वैलिड है, WHO, इंडिया में वो वैलिड हो चुका है। खैर ट्रायल हो गया, सब कुछ हो गया, तभी तो मार्केट में आया। तो कैंसर के लिए कौन से स्टेज के लिए, सेकंड थर्ड तक वो काम करता है, फोर्थ स्टेज में तो देखो कोई नहीं बचा पाता। खैर उसमें उस वाले दवा के अंदर कंपोजिशन में एल ग्लूकोज काम में लिया जाता है। एल ग्लूकोज मेडिकल स्टूडेंट को बता देता हूं, सेल्स को कोगुलेट करने का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग समझते हो, एक जगह लाके वो जम जाता है। सिमिलरली बहुत सारे सेल्स जो है ना, खास करके जो डेंजरस सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, उनको एक जगह कोगुलेट कर देगा। जब एक जगह कोगुलेट कर देगा तो आप थेरेपी करना आसान हो जाएगा, और फिर आप आसानी से, कैंसर सेल्स क्या होता है, एक्सपैंड करता बहुत जल्दी, है ना, बहुत एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। अब क्या मल्टीप्लाई करने से उसको रोक दिया जाएगा, कोगुलेट कर देगा। ठीक है, जब कोगुलेट कर देगा तो आप वहां पे थेरेपी दे दोगे, लेजर थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जो भी डालने दवा डालना वहां डाल दो, सारे मर जाएंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ये दवा निकली है, खैर वहां पे एल ग्लूकोज का काम है। और एल ग्लूकोज आप पी लोगे मान लो ग्लूकोज डी की जगह, तो कैंसर ठीक तो नहीं हो, पता नहीं क्या क्या ठीक हो जाएगा। तो डी ग्लूकोज पीने का है, एल ग्लूकोज पीने का नहीं है, कैंसर की दवा में है। खैर कितनी अच्छी चीज है मेडिकल साइंस, है ना। कभी कभी मन करता है मेडिसिन पढ़ने का, फिर समझ में आता है कि नहीं भाई अपने पास की नहीं है वो। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, कभी मौका मिलेगा तो फार्मा पढ़ूंगा जरूर, फार्मा केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, मौका मिलेगा तो फार्मा पढ़ूंगा। फार्मा में देखते हैं कुछ हो सकता है तो फिर दवा का दुकान चलाएंगे, है ना। लिख लिया, हो गया डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा। OH और OH दोनों रहा तो ऐसा आएगा ही नहीं केस, उसमें DL वैलिड ही नहीं होता। ठीक है ना, DL एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जानबूझ के या तो OH होगा या तो NH2 का, दोनों नहीं आएंगे। चलिए अच्छा, दोनों अगर मॉलिक्यूल में है तो DL कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, फिर उसके लिए RS बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल करो पहले। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके पास एनसीईआरटी का ही है, लिख लीजिए फटाफट से। ऊपर है आपके पास अल्कोहल CH2OH, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास 3 कायरल कार्बन है OH-H, फिर आपके सामने HOH और HOH। ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, और लास्ट में आपके पास आ जाता है CH2OH।
चलो, इस कंपाउंड डी की एल है। अब मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग टॉप पे होना चाहिए, यहां तो लेस ऑक्सीडाइजिंग टॉप पे है। फिर कैसे करेंगे बेटा? मोर ऑक्सीडाइजिंग ये तो है ना, तो या तो टॉप पे हो या नियर टू टॉप हो तो भी उसको सही मानते हैं, या तो एकदम टॉप पे पड़ा हो या नियर टू टॉप हो तो सही मानते हैं। लास्ट कायरल कार्बन देखो, डी की एल है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है। फ्रुक्टोज। कैसे लोग हैं भाई, कहां एकदम मध्य विद्यालय से पढ़ के आए हो क्या तुम? राजकीय मध्य विद्यालय है ना? वही यार, तुम लोग गजब करते हो भाई। ये फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज है ये। ए भगवान, कोई ऐसे टीचर हैं जो फ्रुक्टोज बोलते होंगे? कौन है भाई, कौन है? कौन? वो फ्रुक्टोज बोलते हैं? वो तो ठीक है, वो तो कहां, फ्रुक्टोज नहीं बोलते होंगे यार। फ्रुक्टोज है। कौन? फ्रुक्टोज, हाँ। चलो भाई, डी फ्रुक्टोज के बाद ये हो जाएगा एल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है ये, है ना? याद आज के बाद ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा डब्बा है, और दो डब्बा नहीं, एक डब्बा और बनाएंगे जिसमें नीट का 2016 का पेपर, नीट 2016 पेपर 2, नीट 2016 पेपर 2 क्वेश्चन क्या आया था देख लीजिए। क्वेश्चन ये आया था, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आपके पास यहां लिखा गया है CHO, नीचे लिखा गया है CH2OH। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, लेस ऑक्सीडाइजिंग। HH को यहां रखा, OH को यहां रखा, ठीक है। और आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑप्शन से आइडेंटिफाई हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दूंगा। डी ग्लूकोज है ये। कभी कभी तो लगता है कि जनसंख्या सही में ज्यादा है। नाम बताओ भाई, ये तो तुम गूगल पे टाइप भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा आंसर आप, अच्छा वो करोगे, तुम गूगल लेंस करोगे? करके देख लो चलो। 2016 पेपर भी, ज्यादा लोग सवाल उसका सॉल्यूशन डाल भी नहीं पाए थे, इतना टफ डिफिकल्ट आया था पेपर। हाँ इधर आओ बोर्ड पे, देखो ध्यान से बोर्ड पे। ये डी है कि एल है ये बता दो बस। राइट हैंड साइड तो डी होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एल होगा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड है तो एल होगा, और राइट हैंड साइड है तो डी होगा क्या? बट इसका नाम पूछा जाता है, तो नाम देखो हमने आपको बता रखा है। क्या सेम ग्रुप सेम साइड है क्या? तो एरिथो बोलते हैं क्या इसको? तो इसका नाम है डी एरिथोस। एरिथो है ना, सेम ग्रुप सेम साइड, तो डी एरिथोस। कई लोग सोच रहे हैं सर ऑप्शन में भी होता तो कहां से पकड़ पाते, है ना? एरिथोस। और एल एरिथोस, एरिथोस, डी एरिथोस, एल एरिथोस। उसके बाद ये देखो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है क्या? तो अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? थ्रियो, तो थ्रियोस, और ये डी थ्रियोस। क्लियर है? डी थ्रियोस, एल थ्रियोस, डी एरिथोस, एल एरिथोस। चलिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपका हुआ समाप्त। लिखिए क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन में से 4 अपने मॉड्यूल के सवाल है, अपने नहीं मतलब मॉड्यूल के सवाल है, अच्छे क्वेश्चन है, और एक एम्स का पीवाईक्यू है। कैलकुलेट डीएल कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक लिख लिया आपने? जल्दी लिखो, यहां पे लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। कैलकुलेट D/L कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेट डीएल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला,
क्वेश्चंस कर लीजिए। पांच आपके पास मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पांचों का आंसर सबके आने चाहिए, गलत हो सही हो कर लो बस। इसके बाद आपके पास टॉपिक आएगा इन एनशियोमर, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एल आप नहीं निकाल पाओगे थ्योरेटिकली, वो क्वेश्चन में लिख के देना पड़ेगा उसको। क्या टेस्ट में पूरा इन एनशियोमर, डायस्ट्रोमर, मीजो, फिर खत्म। क्या तो तुम्हारा सवाल देख रहे हो तुम? हाँ बोलो। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। रुको बेटा, डिस्प्लेसमेंट कम करने दो तुम्हारे हमारे बीच में। डिस्प्लेसमेंट है गधों। हाँ भाई अब बताओ सीधा सीधा। इक्वल, जल्दी फटाफट नोट करो। एक तो तुम दूसरे गांव में बैठते हो, जाओ भाई। अगर मैं मना कर दूं तो तुम नहीं जाओगे? हाँ 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 हाँ, दो कायरल कार्बन इसे लिखवाया ना, इधर पीछे जाओ। रूल कहाँ लिखे, क्या लिखे हो? लोएस्ट कायरल कार्बन, सबसे नीचे वाला कायरल। स्ट्रक्चर कहाँ हुआ? इन एनशियोमर एक दूसरे, यही तो कह रहे हो। हाँ तो क्या कहते हो? कहाँ पे? अरे भाई वो सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको लिखते हैं ना। सेम ग्रुप सेम साइड ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड है नहीं है? सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया तो 3O। क्या लाए हो लंच में? लंच में क्या लाए हो? झूठा करके रखते हो तो। बढ़िया, चलो। बच्चा लंच लेके आया था। लंच लंच क्या खा रहे हैं? गुटखा होकर नहीं खाते हम। हमको तुम सुधांशु से समझे हो? सुधांशु सर दुनिया के सब काम करते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ बातें मत करो, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन में डी है एल है, डी है एल है। कितने लोगों ने ऐसा किया कि सर ये देखो लेफ्ट साइड में एल है? अगर आपने ऐसा किया है तो बेटा बहुत गलत बात है, समझ रहे हो? ऐसी गलती है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल कहता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पहले ऊपर करो और लेस ऑक्सीडाइजिंग को नीचे ले आओ। और हमने ब्रह्मास्त्र पढ़ा है कि एक को फिक्स करके इसको नीचे लाएंगे तो सेम ही रहेगा।
तो इसको हम नीचे ला सकते हैं। अगर हम CH2OH को यहां ले आए तो क्या H यहां चला जाएगा, OH यहां चला जाएगा, क्या D हो जाएगा? तो पहले रूल को फॉलो करिए फिर DL लगाइए। इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो क्लॉकवाइज घुमाने से यहां पे आ जाएगा। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग को टॉप और बॉटम पे लाके फिर डीएल करना है, अपने आप डीएल नहीं लिख देना है, रूल को फॉलो करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में आओ, क्या यहां पे CHO को ऊपर ले जाना पड़ेगा? CHO को ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर जाएगा। तो देखो इसको फिक्स कर दिया, इन तीनों को रोटेट कर सकते हैं, सेम कंपाउंड रहेगा ब्रह्मास्त्र। तो आ जाओ भाई, CHO को हमने ऊपर धक्का मारा, OH इधर गिर गया और इधर H चला गया और यहां पे CH2OH है। D है कि L है? L है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, सही है। तो क्या मैं मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग को ऊपर लाना है तो 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट कर दूं? 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट करने पे सेम रहता है क्या? तो आ जाओ, 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, CHO यहां चला गया, CH2OH यहां आ गया। अच्छा, तो OH लेफ्ट चलाएगा और H राइट चला जाएगा। तो क्या D है कि L है? L हो गया। लास्ट वाले में कोई रोटेट करने की जरूरत है? सब सेम है, सब सही है। D है कि L है? अब ये एम्स वाला क्वेश्चन करो। L है क्या? क्या इसमें पहले वाले को फिक्स करके रोटेट करेंगे? तो मैंने क्या किया, ऊपर फिक्स किया और इसको रोटेट कर दिया, तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऊपर नीचे आ गया। फिर NH2 को इधर ले जाएंगे और H को यहां चले जाएंगे, ये इधर गया, ये इधर गया और H आगे चला गया, यही तो रोटेट हुआ है। सिमिलरली यहां पे क्या किया, ये इधर गया, ये इधर गया, H यहां चला गया, यही तो हुआ है। नहीं, ऊपर की तरफ गया है, CHO ऊपर गया है, OH लेफ्ट चला गया है, H राइट चला गया है। कोई एक को फिक्स करो, बाकी को रोटेट करो। D हो गया कि L हो गया? L हो गया। चलो, तो ये हो गया। लिखो हेडिंग, इनैनशियोमर। समय आता जाता रहता है बेटा। इनैनशियोमर, इनैनशियोमर लिखो। इनैनशियोमर का थ्योरी आज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं लगेगा इनैनशियोमर का, थ्योरी आज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कल। अच्छा, थ्योरी इसलिए पढ़ना जरूरी है, देखो जनरली इसका अप्रोच ये होता है, पढ़ा दो क्वेश्चन लग जाएगा। बट थ्योरेटिकल सवाल स्टेटमेंट टाइप में आए हैं, आएंगे। असर्शन रीजन में थ्योरेटिकल सवाल आते हैं और आएंगे। तो थ्योरी पॉइंट एनसीईआरटी में 5 लिखा है, अपन 4 पढ़ेंगे क्योंकि 5वां लाइन बेकार है। लिखो इनैनशियोमर, बाद में इनैनशियोमर, क्लास के साथ चलो बेटा। इनैनशियोमर लिखो। इनैनशियोमर, डाइस्टीरियोमर, मीजो और रेसमिक मिक्सचर, ये 4 हैं जो आपको यहां पे तो पढ़ाया जाएगा और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे कोई भी रिएक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब जगह पढ़ाया जाएगा। तो इसको थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। थ्योरेटिकल, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट में खूब आएगा। चलो सर, इसमें देखो अब इनैनशियोमर क्या होता है। तो इनैनशियोमर के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। इनैनशियोमर का पहला कंडीशन है कि इनैनशियोमर तभी होगा जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब अनसिमेट्रिकल हो या फिर उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो। तो लिखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि इनैनशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इनैनशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सबसे पहला कंडीशन कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल, हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल MI यानी कि मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या मैं बोल दूं कि ये अनसिमेट्रिकल होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम लिख देंगे कि ये अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए। अच्छा, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या समझते हो? पॉस और कॉस नहीं है उसमें, POS COS नहीं है उसमें, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अच्छा, अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा? अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है,
आर का एस, क्योंकि अगर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो एकदम इक्वल है ना, ये और ये बराबर है, तो आर का आर होगा, एस का एस होगा। लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल है तो क्या अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या मैं बोल दूं अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन? तो लिखो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हैविंग अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अपोजिट है, यानी कि आर का एस और एस का आर हो जाएगा। अच्छा, इनएंशियोमर जब भी देखेंगे बेटा जोड़े में देखेंगे, पेयर में। इनएंशियोमर ऐसा नहीं हुआ एक कंपाउंड इनएंशियोमर है। आइसोमर का डेफिनेशन था ना कि टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी, यही तो आइसोमर का डेफिनेशन था। इनएंशियोमर भी तो आइसोमर ही है, ऑप्टिकल आइसोमर है। अब देखो ध्यान से कि दो कंपाउंड होने चाहिए, एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये जो पेयर ऑफ कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर को बोलते हैं इनएंशियोमर। तो लिखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, एनसीईआरटी का लाइन है। इनएंशियोमर जितने भी होते हैं ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। 2018 नीट, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। इसलिए लिख लीजिए इसको थोड़ा सा डार्क करके, स्टार स्टार लगा लीजिएगा। इनएंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अभी 5 मिनट बाद समझ आएगा क्यों सेम होता है। इनएंशियोमर हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई पूछ दे इनएंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि अलग, तो सेम है। अच्छा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट एनसीईआरटी में लाइन है वो बच्चे भी गलत समझ लेते हैं और टीचर भी। अब आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है उसको। उससे उस लाइन से पहले आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाता हूं। आपने 9, 10th या 11, 12th में पढ़ा होगा कि एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं? नीचे से हीटर लगा देते हैं। इस बीकर में हम लोग नीचे से हीटर या फ्लेम लगा देते हैं और इस बीकर में हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, ए और बी। अब दो कंपोनेंट क्यों लिए बेटा? एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इनएंशियोमर में दो होगा ना, तो एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहता है कि अगर इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और बी जो है वो 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, और मैंने मान लो 60 डिग्री टेम्परेचर दे दिया यहां से, तो कौन वेपर बन जाएगा? ए बन जाएगा और बी पड़ा रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर क्या ए और बी अलग हो गए? तो जिस प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर ए और बी अलग हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू मिक्सचर इज सेपरेटेड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी मिक्सचर के कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 है, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो 50 और 80, इसके बीच का कोई टेम्परेचर दे दो, 60 दे दो, 70 दे दो, 75 दे दो, तो जैसे ही बीच का टेम्परेचर दे हुए ए वेपर में कन्वर्ट हो गया, 50 मतलब मान लो 60 डिग्री दिया तो ए वेपर में चला गया और बी पड़ा रहा, तो मिक्सचर सेपरेट हो गया, ए और बी अलग अलग हो गए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तब हम ए और बी को सेपरेट कर पाएंगे। लेकिन क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है या सेम है? बॉइलिंग पॉइंट इनएंशियोमर का डिफरेंट है या सेम है? सेम है ना, तो क्या ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट हो सकता है? इनएंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहां पे जो बच्चे समझते हैं वो ये है कि इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड। बेटा ऐसा गलत है। इनएंशियोमर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं होगा, बाकी चीजों सेपरेट होता है। देयर आर अदर मेथड्स जिससे इनएंशियोमर सेपरेट होते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको लिखिए, इनएंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कब सेपरेट होगा? जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट रहे, और यहां पे तो सेम बॉइलिंग पॉइंट है। इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, ये थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक बात है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ सेम
बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इनएंशियोमर सेपरेट नहीं होगा। इनएंशियोमर सेपरेट होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होगा। अदर मेथड्स हैं सेपरेट करने के। एक और चीज बोर्ड पे देखो सब लोग, इंपॉर्टेंट है। ये हमने मिरर कंपाउंड डाला, ये उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज डाला। मतलब ये इनएंशियोमर, मान लो इनएंशियोमर एक जोड़े में होता है, पेयर में होता है। अब मान लो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट तो सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। इनएंशियोमर है तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब मैंने इसको 60 डिग्री दे दिया, या 55 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री दे दिया, 80 डिग्री दे दिया, तो क्या होगा? दोनों साथ में चले जाएंगे, दोनों एक साथ जोड़े में ही रहेंगे। तो इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन। फिर से, इनएंशियोमर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो सेपरेट नहीं हो पाए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम निकल गया। और जैसे इसको हीट किया तो क्या ये जोड़े में एक साथ चले गए? दिस इज वन फ्रैक्शन। इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम, इसीलिए लिखा हुआ है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन। और ये एक फ्रैक्शन बनाते हैं। वन फ्रैक्शन का मतलब समझना, ये कतई समझ नहीं आएगा एनसीईआरटी में। एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन का मतलब दिया हुआ है कि जब मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट दे रहा हूं तो एक साथ जोड़े में उड़ जाएंगे, एक ही फ्रैक्शन रहेगा। इनएंशियोमर सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इट इज वन फ्रैक्शन एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन। वन फ्रैक्शन का ब्रैकेट में लिख लीजिए, वन कंपाउंड, एक ही कंपाउंड रहेगा, आपको अलग अलग नहीं कर पाओगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाएगा, वो हमेशा एक कंपाउंड बनेगा। क्यों एक कंपाउंड बनेगा? क्योंकि दोनों एक साथ उड़ेंगे, ए और बी एक साथ वेपर बन गए, आप सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हो। इट कैन नॉट फॉर्म टू फ्रैक्शन। अच्छा, अब एक कंपाउंड है और दूसरा उसका मिरर इमेज है। एक कंपाउंड है, दूसरा उसका मिरर इमेज है। तो अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मिरर इमेज क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मिरर इमेज क्या करता है? उल्टा काम करता है। तो कंपाउंड अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला मिरर इमेज उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो चौथा है इन इनएंशियोमर के अगर एक कंपाउंड जो है अगर पीपीएल को राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा वाला इफ वन कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज, अगर एक कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन जो अदर कंपाउंड है यानी कि जो मिरर इमेज है, देन अदर कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइसा वर्सा लिख लीजिए कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब होता है वाइसा वर्सा। यही 4 पॉइंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इनएंशियोमर का थ्योरी अगर स्टेटमेंट बनता है तो यही बनेगा, इससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। अब आते हैं सर क्वेश्चन कैसे होगा। अब आते हैं कि इनएंशियोमर का क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, यही कराया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, कि दोनों आइडेंटिकल हैं या दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं या कन्फर्मर हैं या क्या है। उसी तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिलेशन, या इनएंशियोमर है या डाइस्टीरियोमर है या मीजो है या कौन सा है या आइडेंटिकल है, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे? बोर्ड पे देखो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। मैंने बनाया COOH ऊपर और नीचे बना दिया है मिथाइल CH3, यहां पे बना दिया है H और यहां पे बना दिया है OH। ये क्लियर है क्या ये सिमेट्री है, अनसिमेट्री है? और मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक कायरल दिख जाए तो हमेशा अनसिमेट्री होगा। दिस इज वन। अगर एक कायरल दिख जाए तो क्या हमेशा अनसिमेट्री हो गया? तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो अपने आप ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। अब इसका मिरर इमेज बना के एक बार चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मिरर इमेज बना के चेक कर लेते हैं। तो मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो क्या COOH ऊपर यहां रहा, CH3 नीचे रहा, OH के सामने OH, H दूर है, यहां भी H दूर चला जाएगा। अब देखो मिरर इमेज, इस ऑब्जेक्ट को निकालो और मिरर इमेज पे रखो, क्या कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो OH कहां है? राइट हैंड साइड पे। अगर मैं इसको निकाला तो OH राइट हैंड साइड पे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर। तो पहला कंडीशन है अनसिमेट्रिकल, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन हमने चेक किया, दूसरा सेटिस्फाई किया,
नॉन सिमी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 3 बोर्ड पे देखना, अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो हो जाएगा इनएंशियोमर। एक बार कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 2 3, क्या आर आ रहा है? आप निकाल के देख लो, ऐसे आएगा। आप निकाल के देखो, ऐसे आ रहा है। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये इनएंशियोमर। इनएंशियोमर के क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए। देखो पीओएस सीओएस नहीं है। अब मिरर इमेज इसका नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए। देखो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है। और अगर आप ध्यान दोगे तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, एक का आर दूसरे का एस है। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो इनएंशियोमर होगा। इसके अलावा कुछ इनएंशियोमर में ध्यान नहीं रखना। ओनली 3 वर्ड्स, अनसिमेट्रिकल, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, दैट्स इट। अगर ये जिस भी कंपाउंड में दिख जाए वो इनएंशियोमर कहला जाएगा। अनसिमेट्रिकल मतलब पीओएस यूएस नहीं है। उसमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना के देख लो। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आरएस आपको आता है। तो इन तीनों किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, किसी कंपाउंड के लिए लग रहा है, वो इनएंशियोमर ही कहलाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसका नाम बताना। थोड़ी देर पहले आपने कॉपी में लिखा है एलेनिन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में यहां पे क्या सीएचओ था? क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड में यहां पे सीएचओ था और नीचे क्या था? नीचे सेम था CH2OH। यहां पे CH2OH कर लो इसको। अब एक बार इस बोर्ड पे देखना जरा। वैसे पहले वाला भी सही है, ये भी सही है। चलो एक काम करो, पहले वाला भी रहने दो, इसको भी रहने दो, रहने दें। कहा है भाई, तुम्हारे कहने से चलेंगे, हम अपना चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, ये CHO है, यहां पे CH2OH है, यहां पे बच्चों HOH बना लिया, और यहां पे आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में CHO है, OH है, H है, CH2OH है। मुझे बताओ क्या 3 कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहला कंडीशन देख के बताओ, अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? अनसिमेट्रिकल है। कायरल कार्बन 1 है तो अनसिमेट्रिकल है।